वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क ऑफ विंड के बारे में। इससे पहले की क्लास में मैंने 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर से वर्क ऑफ रिवर पार्ट 1 में और वर्क ऑफ ग्लेशियर पार्ट 2 में मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे चैप्टर इंडिया। तो अभी हम लोग जान लेते हैं वर्क ऑफ विंड कैसे होता है। ठीक है, वर्क ऑफ विंड देखिए, जिस तरह से रिवर और ग्लेशियर तीन तरह के काम करता है, तीन तरह के काम क्या क्या करता है? इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। ये तीन तरह के काम विंड भी करता है। ठीक है, रिवर और ग्लेशियर की तरह। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि विंड का काम ज्यादातर किन जगहों पर होता है। ठीक है, कहां पर विंड अपना काम सबसे ज्यादा करता है? तो देखिए, विंड अपना काम उस जगह पर ज्यादा करता है जहां पर वेजिटेशन कवर नहीं होता है। मतलब कहां पर वेजिटेशन कवर ज्यादातर नहीं होता? हम लोग जानते हैं डेजर्ट एरिया एक हो गया और एक हो गया कोस्टल एरिया। ठीक, इन दो जगहों पर वेजिटेशन कवर नहीं होता है। इससे क्या होता है कि विंड जो है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के चलती है। ठीक है, और चलने से उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, किसी तरह का रुकावट उसके रास्ते में नहीं आता, तो वो इरोजन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम और डिपोजिशन का काम अपना करती रहती है। अगर विंड कभी भी अपना काम ऐसे जगह पे नहीं करेगी जहां पे वेजिटेशन कवर ज्यादा हो, क्योंकि वहां पर वो अच्छे से नहीं अपना काम कर पाएगी, क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल, रेस्ट्रिक्शन आते रहते हैं। तो विंड अपना ज्यादातर काम डेजर्टेड एरिया और कोस्टल एरिया में काम करते हैं, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन कवर नहीं होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ। पहला है हमारा, देखिए बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। तो सैंड पार्टिकल्स बनते कैसे हैं? पहले देखिए डेजर्टेड एरिया में क्या होता है? दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी, रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंड। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? देखिए, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बोल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या होंगे? ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे एक्सफोलिएशन से। ब्लॉक, मैंने वेदरिंग पढ़ाया था, एक्सफोलिएशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? बड़े बड़े बोल्डर्स जो होंगे डेजर्टेड एरिया में वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे। ब्रेक होते होते वो एकदम सैंड के शेप में आ जाएंगे। मतलब इतने वो ब्रेक होते हैं, इतने बार वो ब्रेक होते हैं कि वो सैंड बन जाते हैं एट दी एंड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा व्हाट इज विंड। तो विंड क्या होता है? देखिए, एयर जब अपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, एयर जब अपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं विंड। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विंड रिवर की तरह तीन तरह के काम करती है, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। तो यहां मैंने इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन लिख के रखा है। आप देखिए, इरोजन में जो होता है वो तीन तरह के काम करती है विंड। पहला होता है डिफ्लेशन, दूसरा होता है एब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग, एंड द लास्ट इज एट्रिशन। ठीक है, तो अब तीनों को हम लोग समझ लेते हैं कि अगर इरोजन का काम विंड कर रही है तो उसमें जो तीन तरह के इरोजन में जो काम होते हैं वो क्या है? तो पहला है हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन किसको बोलते हैं? डिफ्लेशन वो होता है हमारा जब विंड चलती, जब एयर चलती है, जब विंड होता है। ठीक है, तो विंड जो सैंड पार्टिकल्स है उनको लिफ्ट करा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं, उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। सैंड पार्टिकल्स या डस्ट जो भी होते हैं, तो ले जाने की वजह से क्या होता है? सैंड पार्टिकल्स अगर एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा तो वहां क्या बन जाएगा? एक तरह का हॉलो बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। उसको जब वहां पे एक गड्ढा बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लो आउट्स। क्या बोलते हैं? ब्लो आउट्स, क्योंकि वहां पर एक तरह का डिप्रेशन बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि विंड जो है वो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल और सैंड वहां से उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन देखिए बहुत आसान है। जब विंड चलती है तो विंड के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी तो रहेंगे ना। जब हवा चल रही है तो हवा में कुछ धूल भी रहेगी, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो जब किसी बड़े बोल्डर से जाकर टकराती है, ठीक है, हवा चल रही है, उसके अंदर भी कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, सैंड है, वो जब किसी बड़े बोल्डर से जाकर टकराएगी, बड़ी किसी दीवार से जाकर टकराएगी या किसी रॉक से जाकर टकराएगी, तो वो क्या करेगी? उसको इरोड करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि विंड बहुत स्पीड रहता है। तो उसमें शामिल जो ग्रेवल्स होंगे या जो
सैंड पार्टिकल्स होंगे वो वहां पर जाके क्या करेंगे, इरोजन का काम करेंगे, उसको बोलते हैं एब्रेशन, उसको बोलते हैं हम लोग सैंड ब्लास्टिंग भी, ठीक है, क्योंकि ये जो इरोजन का काम होता है वो सैंड के जरिए होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सैंड ब्लास्टिंग। लास्ट है हमारा एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है, देखिए एट्रिशन जो होता है वो विंड में जो मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स और सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में जो ग्राइंड होकर, आपस में जो पिस कर जो और इरोड होते हैं उसको बोलते हैं एट्रिशन। मतलब हवा में मौजूद जितने भी डस्ट पार्टिकल और सैंड पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से टकरा कर जो और ग्राइंड कर देते हैं, उसको और पीस देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एट्रिशन। ट्रांसपोर्टेशन सिंपल है, हवा एक जगह से दूसरी जगह जो सैंड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को लेके जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और डिपोजिशन में क्या होता है, डिपोजिशन मतलब जमाव, मतलब हवा जितने भी चीज़ों को लेकर जाएगी एक जगह जाकर डिपॉजिट कर देगी और वहाँ पर बहुत तरह के क्या लैंडफॉर्म्स बनेंगे, जैसे बरखांस हो गया, सीप ड्यून्स हो गया, लोएस हो गया, ठीक है, सैंड ड्यून्स हो गया, वो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिपोजिशनल पार्ट में, ठीक है। तो डिपोजिशन का मतलब जमा करना। अब देखिए अब हमारा आ रहा है लैंडफॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय विंड इरोजन, यानी विंड जो अपना इरोजन का काम करती है उसमें वो किस तरह का लैंडफॉर्म डेवलप करती है। तो उसमें पहला है हमारा मशरूम रॉक। मशरूम रॉक देखिए कैसे होता है, मान लीजिए एक रॉक है, ठीक, इसका यहां पर है हार्ड रॉक, यहां पर है हार्ड रॉक और यहां पर है सॉफ्ट रॉक, ठीक, ये हो गया हार्ड रॉक और ये हो गया सॉफ्ट रॉक। अब देखिए विंड जब अपना इरोजन का काम स्टार्ट करेगी, ठीक, तो वहां पर क्या होगा, जो सॉफ्ट रॉक है उसको वो काटेगी, उसको वो इरोड करेगी, जबकि हार्ड रॉक जैसा है वैसे के वैसे रहेगा। तो जब सॉफ्ट रॉक इरोड होना स्टार्ट होगा तो वो कुछ इस तरह से रिट्रीट होना भी स्टार्ट होगा, ठीक, और देखते देखते ये एकदम ये सारा हिस्सा क्या होगा, सारा का सारा हिस्सा इरोड हो जाएगा और देखने में वो कैसा लगेगा, मशरूम की तरह, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो ऊपर में रहेगा हार्ड रॉक, नीचे रहेगा सॉफ्ट रॉक, सॉफ्ट रॉक को वो काटते 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 वो इस मशरूम शेप का कर देगी उसको, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा यार्डंग। देखिए यार्डंग क्या होता है, यार्डंग जो होता है वो वर्टिकल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक से बनता है। देखिए मान लीजिए वर्टिकल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है, ये मान लीजिए हार्ड है, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे भी वही होगा, जब इरोजन स्टार्ट होगा, इरोजन का जब काम होगा विंड इरोजन का, तो यहां पे भी वो क्या करेगा, जो हमारा सॉफ्ट रॉक है उसको वो इरोड करना स्टार्ट करेगा, ठीक। वर्टिकल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक को बोलते हैं यार्डन। उसके बाद यहाँ पे भी वो इरोजन का काम करेगी, यहाँ पे वो इरोजन का काम करेगी, तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए जब हम लोग सॉफ्ट रॉक को पूरी तरह से अगर रिमूव कर दे, जिस तरह से विंड करती है अपनी इरोजन करके, तो देखिए कुछ इस तरह से वो नजर आएगा, सिर्फ हार्ड रॉक नजर आएगा, सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगा। जिवजिंग की तरफ, जिवजिंग क्या होता है, देखिए जिवजिंग भी यार्डन की तरह ही होता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वर्टिकल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होते हैं अल्टरनेट में, और यहाँ जिवजिंग में होता है हॉराइजॉन्टल बैंड ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। यहाँ सबसे जो ऊपर में होगा वो होगा हार्ड रॉक, उसके नीचे सॉफ्ट, उसके बाद अल्टरनेट रहेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। तो देखिए जब हार्ड रॉक ऊपर रहेगा सॉफ्ट रॉक नीचे रहेगा, तो एयर जो अपना विंड जो अपना इरोजन का काम करेगी वो यहाँ से करेगी, यहाँ पर वो इरोजन का काम स्टार्ट करेगी, राइट। तो यहाँ पर इरोजन का काम स्टार्ट करेगी, तो लैंडफॉर्म कुछ किस तरह का बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर हमारा, इसको इरोजन करते करते इसको तो रिट्रीट करेगी ना ये, तो बनेगा हमारा कुछ इस तरह का लैंडफॉर्म, ठीक। जिवजिंग का जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा वो होगा कुछ इस तरह का। हमारे नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ, ठीक है, ये भी इरोजन का ही पार्ट है। तो आता है हमारा इंसलबर्ग। इंसलबर्ग देखिए क्या होता है, इंसलबर्ग कुछ नहीं है, सिर्फ जो हमारा एक जेंटल स्लोप का, ठीक है, राउंडेड हिल बनाता है, जेंटल स्लोप रहेगा, राउंडेड हिल बनाएंगे, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसलबर्ग, ठीक। ये हमारा इंसलबर्ग, इसका जो अपर पार्ट होगा वो पूरा एकदम राउंडेड हिल रहेगा, स्लोप बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, स्लोप जेंटल रहेंगे,
ठीक, कुछ इस तरह से। यहाँ मैं एक और बना देता हूँ, स्लोप जेंटल रहेंगे और जो टॉप वाला हिस्सा रहेगा वो राउंड रहेगा। ठीक, अब आते हैं हमारा पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या होगा, देखिए जब विंड एब्रेशन के जरिए, याद रखिए विंड का कोई भी इरोशन का काम होता है वो एब्रेशन के जरिए होता है, क्योंकि मैंने वहां 3 बताया था। डिफ्लेशन का मतलब होता है उड़ाकर जस्ट ले जाना, वहां पे इरोजन का काम नहीं होता है, एब्रेशन में होता है मेन काम। विंड जितना भी तरह का लैंडफॉर्म यहाँ पे मैंने अभी बताया वो सारा का सारा काम विंड एब्रेशन के जरिए हो रहा है, एट्रिशन के जरिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एब्रेशन के जरिए हो रहा है। पेडिमेंट क्या होता है, देखिए जब कोई भी माउंटेन या प्लेटू बहुत ज्यादा इरोड होकर एकदम छोटा उसका हाइट हो जाता है, ठीक है, मतलब एकदम फुट हिस्सा में आ जाता है, मतलब माउंटेन का एकदम फुट में बहुत ज्यादा इरोड हो जाने के बाद, तो उसको बोलते हैं हमारा पेडिमेंट। बहुत ज्यादा इरोड हो गया, एकदम छोटा सा है, ठीक है, उसको बोलेंगे हमारा पेडिमेंट। बढ़ते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय विंड डिफ्लेशन। अभी मैंने आपको 5 लैंडफॉर्म के बारे में बताया था। पहला था हमारा मशरूम रॉक, दूसरा था हमारा याडंग, जियोजेंग, इंसलबर्ग, पेडिमेंट। ये सारे जितने भी लैंडफॉर्म अब तक मैंने आपको पढ़ाए ये सारे के सारे बनते हैं एब्रेशन के जरिया, वर्क ऑफ एब्रेशन के जरिया। वर्क ऑफ विंड मैंने पढ़ाया था, उसमें जो एब्रेशन पार्ट था उसके जरिया बनते हैं। उससे पहले मैंने पढ़ाया था डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से क्या बनता है वो आप यहां समझ लीजिए। डिफ्लेशन क्या होता है, जस्ट सैंड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को विंड जो उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, लिफ्ट कराकर एक जगह से जो दूसरी जगह लेकर जाती है, उसको बोलते हैं हमारा डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन बनने से वहां पे क्या बनेगा, ब्लो आउट्स बनेंगे, गड्ढे बनेंगे, डिप्रेशन बनेंगे। ठीक है, तो डिप्रेशन बनेंगे, ठीक, एक डिप्रेशन बना, एक गड्ढा बनाओ तो उसमें क्या होगा, वाटर जमता है। आपने देखा होगा रेगिस्तान में कहीं कहीं पर छोटे से गड्ढे में पानी रहता है, वही तो बनता है विंड डिफ्लेशन के जरिए। ठीक है, उसमें पानी जो वाटर जो भरे हुए रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओआसिस। ओआसिस यानी डेजर्ट में कहीं कहीं पर जो थोड़ा से डिप्रेशन में गड्ढे में जो थोड़ा सा पानी रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग ओआसिस। तो वहां पे जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्लो आउट्स, राइट, ब्लो आउट्स। ये सहारा डेजर्ट में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में उसको बोलते हैं ओआसिस। आ रहा है डिपोजिशनल पार्ट, यानी लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय विंड डिपोजिशन। ठीक, तो विंड जो अपना डिपोजिशन का काम करती है उससे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं हम लोग बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमारा सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स पहले बनाती है। सैंड ड्यून्स के 2 पार्ट होते हैं, सीप ड्यून्स और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स, बरखांस और बार्चन्स। ठीक है, सीप ड्यून्स, सैंड ड्यून्स के ये 2 पार्ट होते हैं। दूसरा है हमारा लोएस। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं सैंड ड्यून्स क्या होता है और उसके पार्ट क्या होते हैं। तो सैंड ड्यून्स बेसिकली सैंड का जो जमा होता है, सैंड का जो डिपोजिशन होता है उसको बोलते हैं हमारा सैंड ड्यून्स। ठीक, छोटे छोटे आपने हिल देखे होंगे, डेजर्टेड इलाका में, डेजर्टेड एरिया में आपने छोटे छोटे हिल्स देखे होंगे, मतलब थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा रहता है, हिल्स टाइप का देखने में लगता है, उसको बोलते हैं हमारा सैंड ड्यून्स। यानी रेत का जो छोटा छोटा जो पहाड़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो अब इसके 2 पार्ट होते हैं, सीप ड्यून्स उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स और सेकंड है हमारा बरखांस और बर्चन्स। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं सीप ड्यून्स और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स क्या होते हैं। देखिए सीप ड्यून्स जो होते हैं वो आपने देखा होगा डेजर्टेड एरिया में कुछ इस तरह का उसका शेप रहता है। रेगिस्तान में जहां पर ऊंट चलते हैं वहां पे आपने देखा होगा कुछ इस तरह के शेप होते हैं, उसी को बोलते हैं सीप ड्यून्स। सीप का मतलब, सीप होता है एक अरबिक वर्ड जिसका मतलब होता है स्वॉर्ड यानी तलवार। ठीक है, तो देखने में ये लगेगा स्वॉर्ड का जैसा, तलवार के जैसे, और इस तरह का उसका शेप रहता है सीप ड्यून्स का। ठीक, तो सीप ड्यून्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से रहेगा। अब आते हैं बरखांस। बरखांस और बर्चन्स क्या होता है, देखिए सब कुछ आपका देखा हुआ है, सिर्फ समझने का लेट है। देखिए जो बरखांस का जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, इस तरह से बनेगा। ये देखने में लगेगा क्रिसेंट शेप का तरह, मून का जो क्रिसेंट होता है, हाफ चांद जो होता है, आधा चांद, देखने में उसके जैसा ही लगेगा बरखांस जो होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सीप ड्यून्स। आप कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैं कर दे रहा हूं, सीप ड्यून्स। और ये होते हैं बरचांस। बरचांस बरखांस एक ही चीज है। तो ये देखने में कैसा लगेगा, हाफ चांद के जैसा। ठीक है, और इसके जो यहां पर होंगे वो होते हैं हॉर्न्स, इनको कहते हैं हॉर्न्स। देखिए 2 हॉर्न्स रहेंगे इसके, बरचांस के 2 हॉर्न्स रहेंगे। हॉर्न्स मतलब जैसे गाय का सींग होता है ना वैसे ही। ठीक है, सींग को बोलते हैं हम लोग हॉर्न्स।
तो इसका 2 हॉर्न रहेंगे, इसका शेप कैसा रहेगा, क्रिसेंट शेप रहेगा, हाफ चांद की जैसे, इसको हम लोग बोलेंगे बरचांस, ठीक है। तो ये होता है बरचांस। नेक्स्ट है हमारा लोएस्ट। तो लोएस्ट भी कुछ नहीं है, जस्ट विंड के जरिए जो सैंड पार्टिकल्स का जो डिपोजिशन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग लोएस्ट। देखिए अब जो बरखांस का जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उससे आपको उसका जो लैंडफॉर्म है उसको समझने में बहुत मदद मिलेगी। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये एक ओपन एरिया में डेवलप करेगी, यानी जहां पर वेजिटेशनल कवर नहीं होगा, जहां पर विंड अपने पूरे फोर्स के साथ वो काम कर सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है। दूसरा जो हमारा है वो ये कि उसके एंड में 2 हॉर्न्स रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया उसके एंड में 2 हॉर्न्स रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो ये है कि उसका जो मिडिल पार्ट रहेगा वो हाई लैंड एरिया में रहेगा, मिडिल पार्ट हाई रहेगा, जबकि 2 जो साइड पार्ट होते हैं, जो हॉर्न्स के जो हिस्से हैं वो लोअर रहेंगे, वो थोड़े से नीचे में रहेंगे, ठीक है। और जो मिडिल पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, जबकि जो हॉर्न्स वाले जो पार्ट होते हैं वो लो रहते हैं, ठीक। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड रनिंग वाटर। मतलब विंड और रनिंग वाटर के कंबाइंड एक्शन की वजह से किस तरह का लैंडफॉर्म डेवलप करता है वो देख लेते हैं। पहला है हमारा वादी। वादी क्या होता है, देखिए डेजर्टेड एरिया में भी बारिश होती है, ठीक है, सडन टॉरेंशियल शावर होता है, बारिश होती है, उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, रिवर वैली बनेगी वहां पे, ठीक है। रिवर वैली अगर बनेगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा वादी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वादी। पलाया किसको बोलते हैं, पलाया देखिए जो डेजर्टेड एरिया में जो सलाइन लेक होते हैं, जो सॉल्टी लेक होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पलाया, ठीक। सॉल्टी लेक जो होते हैं जहां पर डेजर्टेड एरिया में जो थोड़ा पानी, जैसे राजस्थान में हमारा संबल लेक, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे पलाया। पेडिमेंट इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं क्या होते हैं, छोटे छोटे हिल्स होते हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे जो हाईली इरोजन की वजह से बनते हैं, हाईली इरोडेड होते हैं वो, ठीक है, उसको हमारा बोलते हैं पेडिमेंट। ये विंड और रनिंग वाटर दोनों के एक्शन से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट है बजाड़ा। बजाड़ा क्या होता है, पेडिमेंट की जो एकदम फुट एरिया में, पेडिमेंट के नीचे जो विंड डिपोजिशन, रनिंग वाटर और विंड की वजह से जो कुछ डिपोजिशन होते हैं पेडिमेंट के फुटी एरिया में, फुट जोन में, उसको हम लोग बोलते हैं बजाड़ा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ है हमारा काउजेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन। काउजेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, मतलब डेजर्ट जो जितना भी एरिया में है, ठीक है, उसका और अगर एरिया बढ़ रहा है, वो डेजर्ट का एरिया और अगर एक्सटेंड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो ये डेजर्ट का होने का काउजेस क्या है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए इसके 2 काउजेस है, फिजिकल काउजेस और मैनमेड काउजेस, ठीक है। एक जो कुदरती होता है और एक जो इंसान के द्वारा होता है। पहला हम लोग समझ लेते हैं फिजिकल काउजेस जो कुदरती होता है। उसमें पहला है हमारा ड्राउट। ड्राउट क्या होता है, देखिए जब किसी एरिया में बहुत साल तक बारिश नहीं होती है तो सूखापन होने की वजह से वहां आप देखेंगे कि जो सॉइल होती है वो क्रैक्स होना स्टार्ट करती है, क्योंकि बहुत सालों से बारिश नहीं हो रहा। अगर बारिश नहीं होगी तो सॉइल की मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल का नमी खत्म हो जाएगा। वो मिट्टी और वेजिटेशन कवर उगाने के लिए फर्टिलिटी वो खो देती है, वो मिट्टी इस लायक नहीं रहती कि वो और वेजिटेशन कवर बना पाए, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन और फैलता है। ड्राउट से, सूखेपन से जो रेगिस्तानीपन है, मतलब जो डेजर्टिफिकेशन हुआ और स्प्रेड करता है, ज्यादा फैलता है। नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव। जब कभी भी सैलाब आता है, फ्लड आता है, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होते हैं, जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ माउंटेन। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हिमालय माउंटेन है, ठीक है, हिमालय माउंटेन के इस तरफ एयर में मॉइस्चर है तो यहाँ बारिश होगी, ठीक है, इस साइड बारिश होगी। हिमालय देखिए, हिमालय एक माइटी हिमालय है, बहुत ताकतवर है, तो उससे क्या होगा, उसके एक तरफ बारिश होगी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, वो एक हवा को यहाँ से वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, रोकेगी, यहाँ का हवा को वो वहां विंड को जाने नहीं देगी। तो अगर मॉइस्चर हवा अगर इस तरफ नहीं आएगी तो इस तरफ क्या होगा, लीवर्ड साइड, इसको बोलेंगे हम लोग लीवर्ड साइड, ठीक है। यहाँ पर बारिश नहीं होगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ड्राउट होगा। ड्राउट की वजह से क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा,
नेक्स्ट है हमारा मैन मेड काउजेस। मैन मेड काउजेस में पहला हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ को काटना। वहाँ शहरी इलाके के जो लोग होते हैं, अर्बन में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो अपने घरों को बनाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे और आबादी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ता है, तो वहाँ पर और घरों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, पेड़ों को काटने स्टार्ट करेंगे। लकड़ी का काम, पेड़ का काम हर इस्तेमाल में आता है, तो शहर में लोग जो होते हैं वो पेड़ों को काटते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इको बैलेंस बिगड़ेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस वो बिगड़ जाएगा, और उसके वजह से पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मॉइस्चर नहीं रहेगा, फिर बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होने की वजह से तो डेजर्टिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है हमारा ओवर कल्टीवेशन। जब हम लोग किसी भी एक प्लॉट ऑफ लैंड में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर लेते हैं, साल में अगर 1 से 2 क्रॉप ही उगाना है, लेकिन हम लोग उसमें ज्यादा कल्टीवेशन कर लेते हैं, 5 से 6 क्रॉप उगाने की कोशिश में हम लोग लग जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ओवर कल्टीवेशन की वजह से भी डेजर्टिफिकेशन फैलता है। नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। इरिगेशन मतलब खेतों में जो हम लोग पानी देते हैं, पानी पहुंचाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग इरिगेशन। एक तो होता है रेनफॉल हुआ फिर उसमें पानी गया, तो वो हो गया कुदरती तरीका, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है, उस वहां खेतों में जो पानी दिया जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन की वजह से क्या होगा, ज्यादा इरिगेशन की वजह से क्रॉप डैमेज होगा, सॉइल का भी इरोजन होगा ज्यादा, क्योंकि अगर फ्लड से सॉइल इरोजन होता है तो ओवर इरिगेशन से भी सॉइल का इरोजन होगा, और ओवर इरिगेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, मिट्टी कटेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, वहां पर भी डेजर्टिफिकेशन होता है। बढ़ते हैं हमारे मेथड्स कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो पहला जो हमारा है वो है कंट्रोल ग्रेजिंग। कंट्रोल ग्रेजिंग, देखिए एक प्लॉट ऑफ लैंड में जब बहुत सारे जो जानवर होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब जो ओवर ग्रेज की वजह से क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन फैलता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेजिंग कंट्रोल में रखें, अगर कंट्रोल ग्रेजिंग करें तो डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन हमने पढ़ा था, ओवर कल्टीवेशन की वजह से क्या होता है, ओवर कल्टीवेशन की वजह से सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से और पेड़ और मतलब वो मिट्टी और उसमें फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन फैलता है। तो अगर हम लोग कल्टीवेशन अगर हम लोग कंट्रोल में करें, सही से करें, तो डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा। एफोरेस्टेशन, देखिए एफोरेस्टेशन का मतलब, डिफोरेस्टेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, पेड़ काटना। एफोरेस्टेशन ठीक उसी का उल्टा है, पेड़ लगाना, ठीक है। तो अगर और पेड़ लगेंगे तो पेड़ लगने की वजह से क्या होगा, वहां पे सॉइल का, वहां पे मॉइस्चर बढ़ेगा, बारिश होगी, बारिश होने की वजह से ड्राउट वहां उस एरिया में होगा ही नहीं। तो अगर ड्राउट नहीं होगा, बारिश होती रहेगी, तो वहां पे डेजर्टिफिकेशन होगा ही नहीं। लास्ट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल तरीके से खेतों में पानी देना, ठीक। तो इरिगेशन अगर हम लोग कंट्रोल में रखें तो सॉइल का फर्टिलिटी भी बढ़ता है। बढ़ते हमारे इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने के चांसेस है एग्जाम में बहुत ज्यादा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द एक्टिव डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, पद्मा, मेघना, ठीक है। एक्टिव डेल्टा यानी जो हमारा जो सुंदरबन का जो डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलाकर बनाते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, ठीक है। वहां पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में क्या क्या खतरा है, ठीक है। वहां के लोगों को क्या क्या खतरा हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ का एरिया कितना है, वहाँ कितने लोग रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ का कितना है, और पर ईयर रेनफॉल कितना होता है, वहाँ के कितने लोग अब तक वहाँ से हट चुके हैं खतरे की वजह से, खतरे की डर की वजह से। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं एरिया। वहाँ का जो एरिया है वो है 87,300 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। वहां का इतना बड़ा एरिया, वहां का जो एरिया है वो दोनों कंट्री के बीच का एरिया है, मतलब उसमें से आधा एरिया बांग्लादेश का है, 2/3, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल इंडिया का पार्ट हो गया, बांग्लादेश तो एक अलग कंट्री है, तो वो हिस्सा जो है वो दोनों मुल्क का है, दोनों कंट्री का है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉपुलेशन। वहां के लोगों का पॉपुलेशन है 111 मिलियन पीपल, 111 मिलियन पीपल।
मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा घनी आबादी है वहां पे, बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। अब यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी समझ लेते हैं। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो वहाँ का 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर 200 पीपल। रेनफॉल वहाँ का कितना है, 60 to 80 इंचेस। देखिए खतरा तो पहले से ही है, ऊपर से 60 to 80 इंचेस पर ईयर रेनफॉल भी होता है। मतलब खतरे के चांसेस और बढ़ जाते हैं यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, देखिए पिछली बार जो है खतरा आया था, जो सबसिडेंस हुआ था, मतलब जमीन का धंस जाना। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखिए मैं समझा देता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग होता है जब पेड़ काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए, और पेड़ नहीं बचेंगे। तो पेड़ नहीं बचेंगे तो क्या होगा, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो और हाई होगा, मतलब गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। अर्थ का टेम्परेचर हाई होना उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, जो पहाड़ पर जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। याद रखिए कोई भी रिवर जो किसी पहाड़ से जो निकलता है, माउंटेन से जो निकलता है, उसका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर से ही निकलता है। अगर गंगा बह रही है तो वो ग्लेशियर से ही निकल रही है, ठीक है। तो ग्लेशियर से ही मेल्ट होना, वाटर स्टार्ट होता है, वही आकर समुद्र में जमा होता है। ठीक, तो समुद्र में जमा होने की वजह से क्या होगा, उसका जो सी का जो लेवल है वो राइज होगा। मतलब सी का जितना भी लेवल है और पानी ऐड होने की वजह से उसका लेवल और बढ़ जाएगा। अगर लेवल बढ़ेगा तो वहां पे रहने वाले लोगों के लिए क्या है, खतरा है। वहां के लोग डूब सकते हैं, उनके घर बर्बाद हो सकते हैं, वहां सैलाब आ सकता है, फ्लड आ सकता है। तो वहां पे जो पिछला बार एक फ्लड आया था तो उसकी वजह से 6 मिलियन पीपल शहर में चले गए थे रहने के लिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा था उस वक्त। तो 6 मिलियन पीपल वहां से उठकर शहर की तरफ चल गए थे। शहर जहां पर रहने की पहले ही से ही काफी किल्लत होती है, रहने के लिए घर नहीं मिलते, जगह नहीं मिलती है, फूड का स्कैरसिटी होता है, खाने की कमी होती है, रहने की कमी होता है। तो 6 मिलियन पीपल वहां से डिस्प्लेस हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, शहरी इलाकों में चले गए थे। तो मैंने पहले बता दिया कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट डेल्टा पे बहुत ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है। अर्थ का टेम्परेचर राइज होने की वजह से ग्लेशियर पिघलेंगे, बारिश भी होगी। ठीक, तो उसकी वजह से क्या होगी, कुछ टेक्टोनिक हरकत की वजह से सब्सिडेंस हो सकता है उस लैंड का, एक्टिव डेल्टा में जो लैंड है उसका सब्सिडेंस हो सकता है। और ज़्यादा पानी उसमें ऐड होने की वजह से, जैसे मेल्ट वाटर आया, स्नो वाटर आया, रेनफॉल हुआ, ज़्यादा वाटर ऐड होने की वजह से क्या होगा, वहाँ का सी लेवल राइज होगा। तो वहाँ के लोगों को रहने की, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पर खतरा है। ठीक, तो यही होता है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द एक्टिव डेल्टा रीजन ऑफ गंगा एंड पद्मा मेघना। तो ये था हमारा एक अच्छा सा एक आंसर, आप इसको लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट लैंडफॉर्म। ये हमारा चैप्टर, ये पार्ट 3 तक ये कंप्लीट हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें। ठीक, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।